देखिए और मैं कहूँगा जो लोग भी पढ़ रहे हैं उसको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कीजिए। आपका जो स्टैंडर्ड बुक है बीपीएससी का वो एनसीईआरटी होगा। वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, वर्ड को इधर-उधर करेगा, लेकिन आपका जो सोर्स होगा वो एनसीईआरटी होगा। आपने पूछा कि मैंने पहले जो है 5 ऑप्शन थे अब 4 कर दिया। हाँ। पहले नेगेटिव में था अब नेगेटिव है। हुँ, तो देखिए ये आपके हाथ में नहीं है। हुँ, ये कमीशन के हाथ में है, कमीशन का एक विशेषाधिकार है। लेकिन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के एग्ज़ाम में जो है किसी आयोग में इस तरह का जो है मल्टी सीट पेपर जैसा उन्होंने कहा है, ये नहीं हुँ। होना चाहिए था। लेकिन मल्टी-सेट पेपर नहीं मल्टी सेट होना पेपर हाँ, चाहिए। नहीं किसी भी कमीशन के क सिविल सर्विसेज़ कमीशन में किसी भी स्टेट कमीशन में इस तरह के एग्ज़ाम नहीं होते। ये बिहार हुँ, पहली बार ऐसा करने जा रहा होगा। ना पिछले 4-5 साल के या 10 साल का पेपर निकाल लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। मैक्सिमम जो चैप्टर वाइज़ लिख लीजिए, किसी कौन से अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न से कौन से चैप्टर से है। हुँ, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे जाएँगे। उसमें जो रिसेंटली जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ अगर एक्सपेंशन होता है उससे होगा। और पॉलिटी में भी करंट से जोड़ के, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अभी आया था, अभी हाल में हुँ, जजमेंट आया सुप्रीम हुँ, कोर्ट स्टक डाउन कर दिया है। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस बजट में किया गया था, है ना? तो पॉलिटी आप इस तरह से कहेंगे। अगर नेशनल पार्टी अभी कौन सी बनी है, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, तो हो सकता है कि नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो स्टैटिक पोर्शन और करंट वाला पोर्शन, ये दोनों को जोड़ के करना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे जब हमें जानकारी मिलनी शुरू होती है, तो हर किसी अभ्यर्थी की, छात्र की नज़र जो है, वो लाल बत्ती पर ही रहती है। शुरू से ही लगता है कि अधिकारी बनना है, फिर धीरे-धीरे बड़े होते हैं, बहुत कुछ बातें पता चलती है, उस हिसाब से अपना क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। लेकिन बिहार में इन दिनों 17वीं बीपीएससी बहाली की खूब चर्चा है, क्योंकि इतिहास में पहली बार लगभग 2000 पदों पर बहाली निकली है और एसडीएम के पद इतने हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे में जो तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस बार उनका सपना साकार हो जाए, और सपने को साकार करने के लिए कई संस्थान हर जगहों पर आपको काम करते नजर आएंगे। आज हम मौजूद हैं परम आईएएस संस्थान में, जहां के फैकल्टी हैं इंताब आलम जी, और इनसे हम इस बार 17वीं बीपीएससी के स्ट्रेटजी को लेकर बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाए, क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। अगले महीने ही परीक्षा होनी है, 40 से 45 दिनों का वक्त है। तो आखिर के समय में किस प्रकार से काम करें कि सपना पूरा हो जाए। सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि जो बहाली 17वीं की आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हम्म, अगर देखा जाए तो इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये मौका आपको मिला है तो आप इस मौके का यूज़ करें, और ये दोबारा नहीं आएगा आपको। अब 71वीं में सीटें कम आएंगी, जो भी आएंगी 200, 250, 300 सीटें आएंगी। तो 1957 सीटें हैं जिसमें 609 गर्ल्स के लिए हैं अलग से। हम्म, इतनी सीटें तो 68, 69 पे अलग से नहीं आई थी। तो मैं ये कहूँगा बच्चे जो लोग भी देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और अपनी तैयारी को, चूँकि अभी आपके पास 45 डेज़ बचे हैं, हम्म, इसी 45 डेज़ में आप लास्ट में होता है क्या कि आप पढ़ते तो पूरे साल हैं, लास्ट का जो 1.5 से 2 महीना होता है वो आपके लिए रिवीजन का होता है, बिल्कुल। बहुत क्रूशियल होता है। हम्म, तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें लास्ट समय में, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है अभी अपना एसडीएम बैच लॉन्च किया है। एसडीएम बैच। एसडीएम बैच लॉन्च हम्म, किया है। ये आपका पूरा जो सिलेबस है बीपीएससी का प्रीलिम्स का, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो इंक्लूडिंग, वो सब को डिज़ाइन करके, और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जिस चैप्टर से बीपीएससी पूछता है, जिसका कोड चैप्टर है हम्म, एनसीईआरटी का, हम्म, उन सबको डिज़ाइन करके हम लोगों ने जो है ये बैच लॉन्च किया है। ये बैच में 100 आवर्स की 100 टॉपिक्स वाली क्लास है। इसमें आपको 100 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, उसका पूरा पीडीएफ का नोट्स मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है एक हम लोगों ने डीएसपी एक नाम से एक वैल्यू एडिशन जी है, कुछ पॉइंट्स भी हम लोग क्लास में देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको 45 दिन में किस तरह से रिवीजन करना है वो भी हो जाएगा आपका। क्लास में जो है आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि जो सीरियस बच्चे हैं वो अगर इसको फॉलो करते हैं और इस पर ध्यान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मदद रहेगी। बिल्कुल, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लास्ट में आपने हिस्ट्री उठाया, उसको पढ़ा 10 चैप्टर, बाद में पता चला कि पॉलिटी छूट रहा है। फिर पॉलिटी उठाया, पता चला कि बिहार स्पेशल छूट रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे की तैयारी नहीं हो पाती सही से और रिवीजन खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने उसी को डिज़ाइन करते कि अगर बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल में आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो थ्रू मैप, कि भाई रिवर्स कौन-कौन सी नॉर्थ से आती हैं, साउथ से कौन-कौन सी रिवर्स आती हैं, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, कौन कहाँ पे मिलती है।
इस तरह से कौन किस रिवर के पास फेमस जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है जहाँ पे कोई रिवर मिल रही है, गंगा से मिल रही, या कोसी कहाँ पे गंगा से मिल रही है, इस तरह का जो है जो क्लासेस होंगी बिहार स्पेशल की थ्रू मैप होंगी। उसी तरह से अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप जैनिज़्म बुद्धिज़्म, तो जैनिज़्म के भी जेवल्स होते हैं, 3 जेम्स होते हैं, बुद्धिज़्म के भी 3 जेम्स होते हैं। तो उसमें जो जेम्स है उसको याद करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको भी हम लोग कोड वाइज जो है बच्चों को याद करवाते हैं, उसका PDF भी देते हैं। तो लास्ट समय में आपको 45 दिन जो अभी आपके पास बचा है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, उसी को ध्यान में रखते हुए SDM बैच है। ये क्लासेस जो है डेली आपकी 2 क्लासेस हैं, 2-2 घंटे की, 4 घंटे क्लासेस हैं, और सप्ताह में क्लासेस जो है ये 5 दिन है लगातार, ठीक है ना? ताकि आपके पास समय तो नहीं बचा, कम से कम अगर 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास जो 1 महीने का समय है, उस 1 महीने में आप रूम पे उसको रिवाइज़ कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, और जो भी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, वही लोग क्लास लेते हैं, बच्चों को मेंटोर भी करते हैं। हम लोगों का जो मटेरियल बना है वो पूरा R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ उस मटेरियल पे। अगर आप देखें PDF तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा मटेरियल बना है। अच्छा, मैं ये देख रहा था आपके पीछे लिखा हुआ था परम IAS ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स, इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम फैकल्टीज़ यहाँ पे ऑफिसर्स ही हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने इस जर्नी को सहा है, देखा है, फेस किया है, वही लोग आके मैक्सिमम यहाँ पे क्लास लेते हैं। मेंटरशिप भी देते हैं वो लोग समय समय पे। बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो मैक्सिमम, और जो बाकी फैकल्टीज़ हैं मैक्सिमम के अलावा, वो सारी फैकल्टीज़ वो हैं जो 2 बार 3 बार जो है 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है ना? वही फैकल्टी क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है किसी को आइडिया नहीं है BPSC का, उसको हम लोग ये नहीं करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसर्स हैं, और वो क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक UPSC या BPSC के इंटरव्यू को फेस किया 2 से 3 बार मिनिमम। जी। अच्छा, जैसा कि ये देखने को मिलता है अभ्यर्थियों के अंदर की जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है उनके ऊपर लगता है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी, चाहे वो लंबे तरह तैयारी कर रहा हो या फिर वो फ्रेशर हो, उसको किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए? आपने बैच बनाया है, ठीक है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, घर से पढ़ाई करते होंगे, गाँव के होंगे, तो वो कैसे इसको लेकर तैयारी करें? देखिए, उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, उससे पहले आपको सबसे पहले काम ये करना होता है, BPSC का जो पिछले 3-4 साल का, 3-4 साल का पुराना, बहुत पुराना नहीं जाना है, अच्छा। 4-5 साल का पेपर देखिए, आप उठाइए, 60 से 62 से देख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। 60 से 62 से अभी तक का, और खासकर 68-69 का पेपर देखिए, उसमें सारे सब्जेक्ट का देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो, मतलब जब देखेंगे आप क्वेश्चन को, तो साइंस से, हिस्ट्री से और करंट अफेयर्स से, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 30 के अराउंड होते हैं। इस बार चेयरमैन साहब ने कहा कि पेपर का जो टफनेस थोड़ा सा हम टफ रखेंगे, है ना, और टफ रखेंगे। तो UPSC जो है, हम मान सकते हैं कि UPSC बहुत आपका एक जो है होगा कि मॉडल होगा कि आप UPSC की तरह करेंगे। उसमें आप करेंगे, देखेंगे, अगर साइंस से पूछा है तो साइंस में भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ चैप्टर से पूछे जाते हैं स्पेशली, पूरा चैप्टर टच नहीं करते हैं। 9-10 का अगर साइंस उठाएंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप डिजीज से पूछे जा रहे हैं, है ना, जो आपके फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स है, उनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ब्लड हो गया, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या उससे देख रहा हूँ मैं, साइंस टेक के क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए, साइंस टेक के पहले पूछे नहीं जाते थे। अब आपको जनरल साइंस से काम नहीं चलेगा, तो आपको करना ये है कि पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करना है, उसमें चैप्टर डिसाइड करने की, हिट चैप्टर। अब एसिड एंड बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, वो पूछा ही जाएगा, वो कहीं जाए। अब उसका मैटर्स है, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर्स, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने उसी तरफ से देखा है कि जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम, उसी चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि साइंस में क्वेश्चन 9-10 से ज़्यादा है, तो आपका मैक्सिमम फोकस 9-10 के साइंस पे होना चाहिए। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा नेशनल मूवमेंट से, तो नेशनल मूवमेंट में भी जो गांधीयन फेज है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी अगर देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक काम ये करना है, पिछले 4-5 साल के या 10 साल का पेपर निकाल लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, मैक्सिमम जो चैप्टर वाइज लिख लीजिए, किसी कौन से, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न से कौन से चैप्टर से है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे जाएंगे। उसमें जो रिसेंटली जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ अगर एक्सपेंशन होता है उससे होगा, और पॉलिटी में भी करंट से जोड़ के, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे अभी आया था, अभी हाल में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट, स्टक डाउन कर दिया है। तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस बजट में किया गया था, है ना, इसको क्यों किया, कितने कितने अमाउंट में वो बॉन्ड जारी करता होता था, कौन बैंक करती थी, SBI करती थी। तो पॉलिटी आप इस तरह से कहेंगे। अगर नेशनल पार्टी अभी कौन सी बनी है, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, तो हो सकता है कि नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो स्टैटिक पोर्शन और करेंट वाला पोर्शन, ये दोनों को जोड़ के करना पड़ेगा। और अब ये नहीं होगा फैक्चुअल आपने पढ़ा, फैक्चुअल वाला जमाना चला गया, फैक्चुअल आपको रटना है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको अगर करंट से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं करंट से जोड़ के, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अब हो सकता है कि पूछ ले DPSP के किस आर्टिकल में है ना, तो कोई जजमेंट अगर उस पर आया इस तरह का, तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपका सब पहले आप गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें चैप्टर डिसाइड कीजिए, चैप्टर कहाँ कहाँ से, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, फर्स्ट टू
3 4 5 इस तरह से प्रायोरिटी हिसाब से, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। और मैं जो लोग भी देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप पूरे साल पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को देखा होगा 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, उनका पीटी हो जाता है और साल भर वाले का नहीं होता है। वो करते यही हैं, वो पिछले साल का पेपर निकालते हैं, उसके चैप्टर को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद जो है उसी हिसाब से वो रिवीजन करते हैं। और मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं आप। जैसे परम आईएएस आपके लिए 33 जो है वीकली टेस्ट लेके आया, जिसमें 15 सेक्शनल था और जो है आपका 18 फुल लेंथ टेस्ट है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, चाहे मॉक इंटरव्यू हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। आप उसके पेपर को देखिए, आप जाइए, कम से कम अगर सेक्शनल का समय नहीं है आपके पास अभी, तो फुल लेंथ जो है 1 से लेकर 18 तक उसको जरूर कर जाइए। उसमें से जो करंट अफेयर्स है, अगर आपके पास समय की कमी है, उसमें से जो साइंस है, उसमें जो बिहार स्पेशल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, ये सबको आप कर जाइए एक बार और रिवाइज कीजिए, रिवाइज एंड मोर मोर। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो लोग भी पढ़ रहे हैं उसको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कीजिए। आपका जो स्टैंडर्ड बुक है बीपीएससी का वो एनसीईआरटी होगा। वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, वर्ड को इधर उधर करेगा, लेकिन आपका जो सोर्स होगा वो एनसीईआरटी होगा। तो प्रीवियस एक पेपर को देखिए और जाके रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जनरल स्टडीज़ के लिए मैगजीन्स भी मायने रखते हैं क्या? जनरल स्टडीज़ के लिए कुछ मैगजीन्स आते हैं, जैसे जनरल अफेयर्स क्या, जैसे कि मान लो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है आपके पास, जैसे हम लोगों ने निकाला है बिहार स्पेशल के लिए परम का अपना आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग पॉलिटी का निकाला है, अभी हम लोग बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बिहार स्पेशल का बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो आप परम कर ले सकते हैं। मार्केट में अगर एक दो स्टैंडर्ड बुक चाहिए जनरल स्टडी के लिए, तो आपको लक्ष्मीकांत, आपको पता ही है, अगर स्टैंडर्ड बुक है वो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी के अलावा वो पढ़ेंगे आप। और हमारा अपना जो परम का आईएएस का जो अपना हम लोग का नोट्स है, वो वॉरियर बैच में भी लॉन्च किया था, फाउंडेशन में भी है, उसके नोट्स को आप पढ़ लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो नोट्स बनाए वो एनसीईआरटी को बेस बना के ही भरा है, ठीक है ना। तो वो आप उसको कर लीजिए। बातें आपने बताई, इससे केवल पीटी का काम बन जाएगा या मेंस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा? अभी फिलहाल ये पीटी और मेंस दोनों में आएगा, क्योंकि आप मेंस में पढ़ेंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, तो वो हमने पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में GS1 में पहला सेक्शन है, तो वो मेंस में भी आपको मिल जाएगा, वो आपके पीटी में भी मिल जाएगा। आर्किटेक्चर में दो तरह के आर्ट्स होते हैं मॉडर्न आर्ट्स में, रॉयल आर्ट्स और कोर्ट आर्ट्स। रॉयल आर्ट्स में भी बहुत सारे होते हैं ना, पैलेस हो गए हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपका स्तूपास हो गया है, तो इस तरह से वो आपको पीटी वाले में है, तो आपका प्री और मेंस दोनों कवर होगा आपका इसमें, ठीक है ना। और जो मेंस बैच चलता है हमारा, तो मेंस के लिए अलग से कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस का भी हम लोग जो है बुकलेट भी देते हैं। अच्छा, ये पहले जो परीक्षाएं होती थी अब काफ़ी पैटर्न में बदलाव हो गया है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब निगेटिव मार्किंग है। पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, अब 4 ऑप्शन है। कई बार परीक्षा में ये भी देखा गया है कि अभ्यर्थी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 4 ऑप्शन में 2 तो मालूम है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज है। उस समय भी क्या कोई इसके लिए कोई ट्रिक होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपने पूछा कि पहले जो है 5 ऑप्शन थे, अब 4 कर दिया। पहले नेगेटिव नहीं था, अब नेगेटिव है। तो देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कमीशन के हाथ में है। कमीशन का एक विशेषाधिकार है, लेकिन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के एग्ज़ाम में जो है किसी आयोग में इस तरह का जो है मल्टी सेट पेपर, जैसा उन्होंने कहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मल्टी सेट पेपर, हाँ, नहीं, किसी भी कमीशन के, सिविल सर्विसेज कमीशन में, किसी भी स्टेट कमीशन में इस तरह के एग्ज़ाम नहीं होते। ये बिहार पहली बार ऐसा करने जा रहा होगा। अब दिक्कत ये है कि उसमें सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि इक्विलिब्रियम का। आप 2 दिन में पेपर लेंगे आप, या एक ही दिन में 2 सीटिंग में पेपर लेंगे, दोनों का सेम पेपर तो होगा नहीं, अलग अलग पेपर होगा। आप कट ऑफ कैसे निकालेंगे, इससे डिफिकल्ट होता है। उसमें बताते हैं कि भाई बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, जिसमें इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है और साइंटिफिकली प्रूव है, चेयरमैन भी कह रहे थे ऐसा। लेकिन अब बच्चों को ये होता है कि भाई हमने किया, अगर मेरा 100 आ रहा और एक ने किया उसका 90 आ रहा, 90 वाले का हो सकता है आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ये दिक्कत हो जाएगी, वो किस तरह से पेपर को टफ मान रहा है, किस पेपर को किसको इजी मान रहा है, एक तो डिफिकल्ट है। लेकिन ये, हाँ, परसेंटाइल मेथड होगा, ये आपके हाथ में नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आयोग को इस पर सोचना चाहिए था। इसको लेकर थोड़ा हंगामा हुआ वो पिछली बार भी हुआ, 67 में था, बाद में किया, ऐसा होना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने अपना पेपर आउट हो जाएगा उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। उनका अपना ही है, उनका जो डर भी है वो वाजिब है बच्चों के लिए। बेसिकली नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है कि एक ही पेपर, आप कमीशन का एग्जाम ले रहे हैं ना, आपको सब एक ही पेपर, यूनिफॉर्म पेपर रखना चाहिए था। लेकिन आयोग का ये विशेष अधिकार है, आयोग अपना कर रहा है उस हिसाब से, क्योंकि कदाचार मुक्त परीक्षा कराना भी उनके लिए चुनौती है ना, कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का होगा तो वहाँ पे फिर कंडक्ट करवा के हम करा सकते हैं, और इस लेवल पे पूरे स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करना कोई इजी टास्क नहीं होता। थोड़ी बहुत दुविधा है, लेकिन इसमें आपका कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो आपका वो था कि इसमें क्या करना है आपको, तो उसमें आपको एक काम ये करना है कि आपने पूछा सर कि अगर 4 ऑप्शन है, 4 में 2 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, उसमें अगर 4 स्टेटमेंट पढ़िए, अगर स्टेटमेंट वाइज है, उस स्टेटमेंट में देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको लग रहा है कि इसका तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर आपने फाइंड आउट कर दिया कि 4 स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट नंबर 2 या 3 है, मान लीजिए 2 है, 2 इसमें नहीं है, तो जो ऑप्शन दे रखा है 1 2 3, तो जिस में 2 है
उसको आप छांट दीजिए, है ना। पहले में मान लीजिए 1 2 3 है, बी 2 3 दिया हुआ है, तीसरे में देखिए कि आपका ओनली 2 दिया हुआ है, और चौथे में दिया हुआ है 1 और 4 दिया हुआ है। तो आपने देखा 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 है, और 2 आपने देखा कि 2 तो इसका आंसर है ही नहीं, चारों स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, तीनों को काट के जिसमें 2 नहीं है उसके साथ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है, कुछ होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स। अगर किसी स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑलवेज, हमेशा या सदैव, या किसी में दिया हुआ नेवर, कभी नहीं, है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रीम वर्ड। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा, ऑलवेज वाला, नेवर वाला। तो अगर वो स्टेटमेंट किसी भी ऑप्शंस में है तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी आपके पास जो अगर 4 में से 2 आ गए तो उसमें आप जा सकते हैं, तो आपका जो आधा 50% प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा आंसर सही होने का। तो यही 2 मेथड है जिसको बच्चों को यूज़ करना चाहिए। हम लोग भी जब तैयारी करते थे यही 2 मेथड था यूज़ करते थे, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स को फाइंड आउट करते थे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा करके देखते थे वो अगर किस में नहीं है तो उसके साथ जाते थे। और दूसरा मैंने बताया कि अगर आपने देखा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या आप तो उसको आप उसके साथ नहीं वाले के साथ जाएंगे, ये नहीं है। होने वाले में हो सकता है कि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको श्योर है कि 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तो है ही नहीं इसका ऑप्शंस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है आपसे कि इनमें से कौन सी जो है बिहार की नदी नहीं है, तो उसमें मान लीजिए आपको दे देता है आपको कि सोन नदी, कोसी नदी, है ना, पुनपुन नदी, और आपका एक और दे दिया आपको जाकर के यमुना नदी। तो अब आपने देख लिया कि यमुना नदी तो है नहीं, ये यूपी की है, ठीक है ना, ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। अब जिस में ऑप्शन में यमुना नदी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में बिहार की नदियों में, उसको आप बाहर कर दीजिए, और जिसमें यमुना नदी थी उसके साथ चले जाइए आप। आपका सही हो गया वो नहीं आने के बाद भी। आप लोग एसडीएम बैच चला रहे हैं और बड़ी संख्या में इस बार पद भी आया है, तो जो अभ्यर्थी आपसे संपर्क करना चाहे वो कैसे करेगा? देखिए उसके लिए तो आपको परम IAS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा करके वहाँ से पता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल है @परम IAS ऑफिशियल, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जो भी क्वेरीज है वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा उससे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपको फैकल्टी जो है पर्सनली मेंटरशिप भी कर रही है। इतना बड़ा मौका है, हम लोग खुद चाहेंगे, हम लोग एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करवाते नहीं है कि करवा रहे हैं, हम लोग बच्चों पे डिपेंड करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट हो जाए। जैसे पिछली बार 67 में 35th रैंक प्राची यहीं की स्टूडेंट थी, काजल है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा ही हमारा रिजल्ट है, तो हम लोग बच्चों पे ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर बच्चों का रिजल्ट हो गया तो वही हमारे लिए एसेट है, वही जहाँ भी जाएंगे हमारे लिए एडवर्टीजमेंट होंगे। तो हम लोग का ज़्यादा अटेंशन होता है कि बच्चों पे वर्क किया जाए, बच्चों का मेंटरशिप किया जाए। इसलिए हम लोग पर्सनली बच्चों से जो है उसको मेंटोर करते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें होती है, हम लोग जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में पे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, इस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं ताकि जो है उनका जो पीटी आसान हो। और मैं आप लोगों से एक चीज़ मैं कह दूँ, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये गेम है एक तरह का, ये साइकोलॉजिकल गेम भी है। मैं इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं कहूँगा, इसमें आपको जो है लास्ट समय तक अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन बार बार करना है। और यहाँ पे जो मेंटरशिप जो मिल रही फैकल्टी जो दे रही है, वो यहाँ पे आपको जो बेस्ट फैकल्टीज़ होती है पटना की, वो फैकल्टीज़ हमारी इंटरव्यू दिए हुए हैं ऑफिसर्स लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, उनको पता है कि कहाँ पे किस तरह से जो दिक्कतें हो सकती है। तो हम लोग का पूरा यही है कि ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स जो आपको परम दिख रहा होगा, तो हम लोग नई जनवरी की जो जर्नी है हमारी, वो 70वीं में और 69 में जो मॉक अभी देख रहे हैं, लगभग हम लोगों ने 100+ मॉक्स ले लिया है, अभी और मॉक्स चल रहा है कंटिन्यू। तो हम लोग की कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके जाए और अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए, ठीक है, समाज के सभी वर्गों के लिए जो है वो अपना समाज निर्माण में अपना योगदान कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स एक अच्छा काम परम IAS के द्वारा किया जा रहा है। खासकर मॉक टेस्ट वगैरह जो 69 की है उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाती है। लेकिन 17वीं BPSC को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हैं उस पर हम बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी को लेकर भी, और जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है उस पर भी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।